तो आज हम बात करने वाले हैं डॉबी की चेतावनी के बारे में। ये एक ऐसी चेतावनी है जो दोस्ती और गुलामी के बीच की जो लकीर है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़े राज हमारी नजरों के ठीक सामने छुपे हों? मतलब ऐसी जगह जहां हम देखने की सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है प्राइवेट ड्राइव के एक बहुत ही मामूली से घर से, और हम हैं हैरी पॉटर के बेडरूम में। सब कुछ शांत है, सामान्य सा लग रहा है। हैरी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी इस साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा रहस्यमयी मेहमान कदम रखने वाला है जो अपने साथ एक बहुत ही गहरा और खतरनाक राज लेकर आया है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हमारे इस पहले हिस्से का नाम है एक अजीब घुसपैठिया, और यहीं से उस रात की वो अजीब और कभी न भूलने वाली घटनाएं शुरू होती हैं। अब जो चीज सच में चौंकाने वाली है वो है इस प्राणी का हुलिया। जरा सोचिए, हैरी के बिस्तर पर एक ऐसा जीव बैठा है जो किसी भी एंगल से साधारण नहीं है। उसके कान बड़े बड़े चमगादड़ जैसे जो हर छोटी सी आहट पर फड़क रहे हैं, आंखें टेनिस बॉल जितनी बड़ी और हरी जिनमें डर और उदासी साफ छलक रही है, और उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, बस एक पुराना गंदा सा तकिए का गिलाफ लिपटा हुआ है। ये वही था, वही रहस्यमयी प्राणी जिसे हैरी ने सुबह बगीचे की झाड़ी से झांकते देखा था, और अब वो उसके कमरे में था। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी और टेंशन थी। सोचिए, नीचे डर्सली परिवार अपने बहुत जरूरी मेहमानों के साथ डिनर कर रहा है, और ऊपर हैरी के कमरे में ये अजनबी बैठा है। जरा सा भी शोर और हैरी की तो शामत आ जाती। ऐसे में हैरी की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बस एक घबराई हुई बहुत ही धीमी सी नमस्ते। और अब वो पल आता है जब इस रहस्य से पर्दा उठता है। हमें पता चलता है कि ये अजीब मेहमान आखिर है कौन। तो हमारा अगला हिस्सा है डॉबी, घरेलू एल्फ। तो जब हैरी थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो प्राणी एक बहुत ही पतली कांपती हुई आवाज में जवाब देता है। आवाज ऐसी जैसे उसे बोलने की इजाजत ही ना हो। वो अपना नाम बताता है, डॉबी, और साथ में अपनी पहचान भी कि वो एक घरेलू एल्फ है। तो सवाल यह है कि ये घरेलू एल्फ होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई जादुई प्राणी नहीं है, ये एक अटूट जादुई बंधन में जकड़े हुए हैं। मतलब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही जादुई परिवार की सेवा करनी होती है, हमेशा के लिए। ये एक ऐसी गुलामी है जिससे वो खुद को कभी कभी भी आजाद नहीं कर सकते। और फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत अजीब है। हैरी बस एक आम तहजीब के नाते बड़े प्यार से डॉबी को बैठने के लिए कहता है, और ये सुनते ही डॉबी फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी ये हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया बहुत कुछ कह जाती है। वो सिसकियों के बीच बताता है कि आज तक किसी जादूगर ने उसे एक बराबर वाले की तरह बैठने के लिए तक नहीं कहा। ये एक छोटा सा वाक्य जादुई दुनिया में फैले गहरे भेदभाव की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो अब जरा घरेलू एल्फ की जिंदगी की उस कठोर सच्चाई पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस हिस्से का नाम है गुलामी के नियम। तो इनकी गुलामी के ना 3 बड़े ही पक्के और अटूट नियम हैं। पहला, वो जिंदगी भर के लिए एक ही परिवार से बंधे हैं, कोई उम्मीद नहीं, कोई छुटकारा नहीं। दूसरा, अगर उनसे कोई गलती हो जाए या वो अपने मालिकों के बारे में कुछ बुरा सोच भी लें तो उन्हें खुद को बहुत बेरहमी से सजा देनी पड़ती है। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रूर नियम है, वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक उनके मालिक खुद उन्हें आज़ाद ना करें, और ऐसा लगभग कभी नहीं होता। इसका एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाला उदाहरण हमें तुरंत देखने को मिलता है। डॉबी गलती से अपने परिवार के बारे में कुछ बुरा कहने ही वाला होता है कि वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में खौफ भर जाता है, और फिर वो दर्द से चिल्लाते हुए अपना सिर खिड़की पर पटकना शुरू कर देता है। बार बार दोहराता है, बुरा डॉबी, बुरा डॉबी। और ये सजा कोई छोटी मोटी डांट फटकार नहीं है। डॉबी खुद बताता है कि सिर्फ हैरी से मिलने आने की वजह से, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ है, उसे खुद को बहुत गंभीर और दर्दनाक सजा देनी होगी, जैसे कि अपने कानों को गर्म ओवन के दरवाजे में फंसाना। सोचिए जरा, ये छोटी सी बात उनकी रोज की जिंदगी में बसी क्रूरता को दिखाती है। यहाँ पर एक सीधी और बहुत ताकतवर तुलना है। एक तरफ है हैरी की कैद डर्सली परिवार के साथ, वो एक मुश्किल और अकेली गर्मी गुजार रहा है जहां उसे कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ है डॉबी की गुलामी, एक ऐसा बंधन जो जिंदगी भर चलेगा, जिसमें खुद को तकलीफ देने का भयानक नियम शामिल है। जब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो हैरी की परेशानियां डॉबी की कभी न खत्म होने वाली पीड़ा के सामने बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये सब सुनकर हैरी भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वो खुद कहता है, और मैं सोच रहा था कि यहाँ 4 हफ्ते और रुकना कितना बुरा है। ये सब सुनने के बाद तो डर्सली परिवार भी लगभग इंसान लगने लगा है। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि डॉबी की हालत कितनी ज्यादा भयावह और अमानवीय है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर डॉबी इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेकर, इतनी भयानक सजा का खतरा उठाकर हैरी के पास आया क्यों? वजह क्या थी? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं एक भयानक चेतावनी। डॉबी के आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक कारण। वो कोई मदद मांगने नहीं आया, ना ही दोस्ती करने। वो आया है एक चेतावनी देने, एक ऐसी खतरनाक चेतावनी जिसे वो अपने ऊपर लगे नियमों की वजह से सीधे सीधे बोल भी नहीं पा रहा है। डॉबी ने अपना सब कुछ सिर्फ एक वजह से दांव पर लगा दिया है, सिर्फ एक, और ये वजह उसके अपने दर्द और कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ से भी कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? आखिर ऐसा कौन सा भयानक खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए डॉबी इतनी दर्दनाक सजा भुगतने को भी तैयार है? आने वाला खतरा कितना बड़ा, कितना विनाशकारी होगा कि डॉबी को अपनी जान की भी परवाह नहीं। लेकिन डॉबी को यह हिम्मत सिर्फ आने वाले खतरे से नहीं मिली,
एक और वजह थी, हैरी के लिए उसका गहरा सम्मान। वो हैरी की महानता और बहादुरी के किस्से सुनकर आया था, लेकिन जब उसने हैरी की अच्छाई और विनम्रता देखी तो वो हैरान रह गया। हैरी का उसे बराबरी का दर्जा देकर बैठने के लिए कहना, ये उसके लिए एक इतनी बड़ी और अविश्वसनीय बात थी कि उसे और भी हिम्मत मिल गई। देखें, डॉबी के लिए हैरी एक हीरो है, एक बहुत महान जादूगर। पर मजे की बात यह है कि जिस वक्त डॉबी ये सब कह रहा है, उस वक्त हैरी खुद को बिल्कुल अकेला और डर्सली परिवार के साथ फंसा हुआ महसूस कर रहा है ना? एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट। और ये जो फर्क है ना, ये वाकई बहुत गहरा है। एक तरफ दुनिया हैरी को एक हीरो की तरह देख रही है, जैसा कि डॉबी के शब्दों से साफ पता चलता है, और दूसरी तरफ हैरी अपने दोस्तों से एक भी चिट्ठी न मिलने की वजह से अकेलेपन के अंधेरे में डूबा हुआ है। तो डॉबी के आने का असली मकसद क्या है? असल में वो हैरी को बचाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि हॉगवर्ट्स, जिसे हैरी अपना घर समझता है, अब उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह बन चुका है। अब हैरी के लिए यह चेतावनी सुनना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो इसे मानने से साफ इनकार कर देता है। आखिर हॉगवर्ट्स उसके लिए सिर्फ एक स्कूल थोड़ी है, वो तो वो जगह है जिसे वो अपना असली घर कहता है, जहां उसके दोस्त हैं, जहां उसे लगता है कि वो सच में जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खतरा है क्या? डॉबी किसी मामूली खतरे की बात तो कर नहीं रहा है, वो एक बहुत गहरी, बहुत ही खुफिया साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जो हॉगवर्ट्स के अंदर ही पनप रही है। और यही वो रहस्य है जिसके लिए डॉबी अपनी जान तक दांव पर लगाकर आया है। उसके कांपते हुए हाथ और घबराई हुई आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि यह खतरा कितना ज्यादा संगीन है। और फिर डॉबी एक ऐसा खुलासा करता है जो पूरे सीन को पलट कर रख देता है। वो बताता है कि इस साजिश के पीछे वोल्डेमॉर्ट नहीं है। यह सुनते ही तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं तो फिर कौन? हॉगवर्ट्स में डंबलडोर की नाक के नीचे इतनी भयानक योजना कौन बना सकता है भला? डॉबी जो भी क्लूज देता है वो है तो बड़े धुंधले से, लेकिन उनसे एक बड़ी डरावनी तस्वीर सामने आती है। ये खतरा डार्क मैजिक के किसी ऐसे रूप से जुड़ा है जो शायद इतना ताकतवर है कि डंबलडोर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कोई सोचेगा कि इतने खतरे के बावजूद हैरी वापस क्यों जाना चाहता है? इसे समझने के लिए हमें उसके घर, मतलब डर्सली परिवार के साथ उसकी जिंदगी को देखना होगा। ये सिर्फ स्कूल जाने की बात नहीं है, ये तो एक तरह से जेल से भागने जैसा है। अंकल वर्नन की यह धमकी हमें उस माहौल की एक छोटी सी झलक देती है जिसमें हैरी जी रहा था। अपने ही कमरे में कोई आजादी नहीं, बस लगातार डर और धमकियां। अब शायद कोई भी समझ सकता है कि वो वहां से क्यों भागना चाहता है। और हैरी के ये शब्द सब कुछ कह देते हैं। हॉगवर्ट्स उसके लिए सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक पनाहगाह है, एक घर है, वो अकेली जगह जहां उसे लगता है कि वो सच में है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। अब हमें यह पता चलेगा कि डॉबी हैरी की मदद करने के लिए असल में किस हद तक चला गया है, और यह खुलासा सब कुछ बदल देगा। डॉबी एक बहुत ही चालाक सवाल पूछता है जो सीधा हैरी के दिल पर चोट करता है। वो हैरी के दिमाग में शक का बीज बोना चाहता है, उसे यह यकीन दिलाना चाहता है कि उसके दोस्तों ने उसे भुला दिया है। और बस यहीं पर हैरी को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉबी को यह बात कैसे पता चली? ये सिर्फ एक अंदाजा तो नहीं हो सकता, डॉबी जरूर कुछ छिपा रहा है। और फिर सच्चाई सामने आ जाती है। डॉबी ने हैरी की सारी चिट्ठियां चुरा ली थीं। वो जानबूझकर हैरी को उसके दोस्तों से दूर कर रहा था ताकि उसे अकेला महसूस हो। यहां हम डॉबी के लॉजिक को देखते हैं। इरादा तो अच्छा था, लेकिन तरीका गलत। हैरी को बचाने के लिए वो उसे इमोशनली चोट पहुंचाने को भी तैयार था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अच्छा मकसद बुरे तरीकों को सही ठहरा सकता है? डॉबी के काम हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी को बचाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? क्या अच्छे इरादे हमेशा गलत तरीकों को जायज ठहरा सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। अच्छे इरादे कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, है ना? हैरी पॉटर की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही हुआ। डॉबी की एक छोटी सी कोशिश ने एक के बाद एक ऐसी तबाही मचाई जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। और बस यहीं पर पहला डोमिनो गिरता है। डॉबी की ये जो हताश करने वाली चेतावनी है ना, यही वो पहली टक्कर है जो इस पूरे किस्से को आगे बढ़ाती है। एक तरफ हैरी है जो हर हाल में हॉगवर्ट्स वापस जाना चाहता है, और दूसरी तरफ डॉबी जो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब यहां मामला एकदम साफ है। दो लोग और दोनों के मकसद बिल्कुल उल्टे। हैरी जो अपने घर मतलब हॉगवर्ट्स जाने के लिए बेचैन है, और दूसरी तरफ है डॉबी जो उसे किसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये है वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है। डॉबी के इन शब्दों के साथ ही समझ लीजिए कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया। अब डॉबी मिन्नतें नहीं कर रहा, अब वो एक्शन लेने वाला है। उसने अपना मन बना लिया है। तो अब हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पुडिंग की तबाही। ये वो लम्हा है जहां डॉबी की जो बेताबी थी ना, वो अब एक असल तबाही में बदलने वाली है। जरा सीन को सोचिए। डर्सली परिवार की एक बहुत ही जरूरी डिनर पार्टी चल रही है, और किचन में एक जादुई बम टिक टिक कर रहा है। आंट पिटूनिया की वो शानदार पुडिंग क्रीम और वायलेट से सजी हुई छत के पास हवा में तैर रही है, बस गिरने ही वाली है। और सब कुछ तबाह होने से ठीक पहले डॉबी हैरी की तरफ देखता है। एक आखिरी मौका, एक आखिरी चेतावनी। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा दुख है। उसे पता है कि वो क्या करने वाला है, पर उसे लगता है कि उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। और फिर
जोरदार आवाज, पुडिंग सीधे फर्श पर जाकर गिरती है और क्रीम हर तरफ, दीवारों पर, खिड़कियों पर, सब जगह फैल जाती है। यह डॉबी के जादू का पहला नतीजा था। चारों तरफ बस अफरा तफरी। और जैसे ही यह कांड होता है, डॉबी एक चाबुक जैसी आवाज के साथ गायब, हैरी को उस पूरी गंदगी के बीच अकेला छोड़कर, जिसके नतीजे बहुत बहुत बुरे होने वाले थे। तो जादुई कांड तो हो गया, अब बारी थी असली दुनिया में उसकी नतीजों की। डिनर पार्टी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और डोमिनोज अब और तेजी से गिरने लगे थे। डाइनिंग रूम से चीखें आती हैं। अंकल वर्नॉन भागकर किचन में आते हैं तो देखते हैं कि हैरी सिर से पैर तक पुडिंग में नहाया हुआ है। वो बेचारे किसी तरह मेहमानों को ये कहकर बात संभालने की कोशिश करते हैं कि उनका भतीजा थोड़ा, आप जानते हैं, परेशान है। और एक पल को तो लगता भी है कि शायद अंकल वर्नन बात संभाल लेंगे, हो सकता है उनकी बिजनेस डील बच जाए और ये सब ड्रामा छिप जाए। पर यह उम्मीद झूठी थी। लेकिन ठीक जब लगता है कि चलो मामला शांत हो गया, तभी गिरता है अगला डोमिनो, एक उल्लू। और इसी पल के साथ घर की ये छोटी सी मुसीबत एक पब्लिक जादुई घटना बन जाती है। मतलब अंकल वर्नन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है अगर वो उल्लू ना आया होता। एक बिन बुलाया मेहमान और सारा खेल खत्म। सोचिए जरा, जादुई दुनिया सीधे सीधे डर्सली की आम जिंदगी में घुस आती है। एक बड़ा सा उल्लू खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आता है, मिसेस मैसन के सिर पर एक चिट्ठी गिराता है और फिर वैसे ही बाहर उड़ जाता है। पीछे छोड़ जाता है तो बस हैरानी और खौफ। और बस इस दूसरे धमाके के साथ सब खत्म। रात को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची। मिसेस मेसन, जिन्हें पक्षियों से वैसे ही बहुत डर लगता है, पागलों की तरह चिल्लाते हुए घर से भाग खड़ी होती हैं। डिनर पार्टी और अंकल वर्नन की डील दोनों ही बर्बाद। और अब आता है आखिरी और सबसे खतरनाक डोमिनोज, जादुई सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की तरफ से ऑफिशियल कानूनी एक्शन। अंकल वर्नन गुस्से से पुपकारते हैं, पढ़ो इसे। उनकी आवाज से ही पता चल रहा है कि मामला कितना सीरियस है। डील तो गई हाथ से और अब उनके हाथ में हैरी के खिलाफ पक्का सबूत। ये कोई बर्थडे कार्ड तो बिल्कुल नहीं था। ये चिट्ठी हैरी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग थी। इल्जाम ये था कि उसने मगलुओं के सामने यानी नॉन मैजिकल लोगों के सामने जादू का इस्तेमाल किया है। और मिनिस्ट्री का इल्जाम कोई हवाई नहीं था, बिल्कुल पक्का था। उन्हें पता था कि रात 9:12 पर एक होवर शाम का इस्तेमाल हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि मिनिस्ट्री जादुई एक्टिविटी पर कितनी पैनी नजर रखती है। और हैरी पर जिस कानून को तोड़ने का इल्जाम लगा था वो कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। ये था 1875 का डिक्री फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ अंडर एज सॉर्सरी। आसान भाषा में कहें तो 17 साल से कम उम्र के जादूगरों का स्कूल के बाहर जादू करना सख्त मना है। तो उस चिट्ठी में 2 बड़ी बड़ी चेतावनियां थीं। पहली, अगर दोबारा कोई जादू किया तो सीधा हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी, एक रिमाइंडर कि मगलों को जादू के बारे में पता चले ये एक बहुत ही सीरियस जुर्म है। और बस यही आकर डोमिनोज का गिरना रुकता है। हैरी एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। उस पर इल्जाम है एक ऐसे जादू का जो उसने किया ही नहीं और अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका भी नहीं है। तो सवाल ही उठता है कि अब हैरी क्या करेगा। सोचिए जरा, कोई एक ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो एक सजा थी, जेल की सजा। अंकल वर्नन के इन शब्दों ने हैरी की दुनिया को जैसे छोटा कर दिया और उसे अपने ही घर में एक कैदी बना दिया। पर सवाल यह है कि अंकल वर्नन में इतनी हिम्मत आई कहां से? उन्हें यह हक दिया किसने? और इसका जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में हैरी सोच भी नहीं सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। मिनिस्ट्री से आए उस खत में हैरी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया था, जादू का गलत इस्तेमाल। और ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल स्टैट्यूट ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन था। मतलब एक ऐसा जुर्म जिसके नतीजे बहुत बहुत ही ज्यादा संगीन हो सकते थे। तो मिनिस्ट्री की ये वार्निंग एक 2धारी तलवार की तरह थी। मतलब एक तरफ तो वो हैरी को डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, पर दूसरी तरफ उन्होंने अनजाने में डर्सलीज को उसे कंट्रोल करने का एक पक्का हथियार थमा दिया था। अब तो हैरी अपने ही जादू की वजह से बेबस हो गया था। और बस इसी के साथ प्रिवेट ड्राइव का वो मकान नंबर 4 अब घर नहीं रहा, वो एक जेल बन चुका था। हैरी की कैद का वो भयानक दौर अब शुरू हो गया था। ये कोई गुस्से में दी गई सजा नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरी प्लानिंग थी, उसे कैद करने की एक साजिश। खिड़की पर लगाई गई वो लोहे की सलाखें, दरवाजे पर लगा वो ताला, हर एक चीज हैरी को बाहरी दुनिया से काट रही थी, उसे अकेलेपन के अंधेरे में धकेल रही थी। इस कैद में सबसे ज्यादा क्रूर बात मार पिटाई नहीं थी, बल्कि वो थी जो दिमाग पर असर कर रही थी। वो ठंडे सूप का कटोरा, वो हर वक्त बंद रहने वाला दरवाजा, ये सब चीजें उसे हर पल याद दिलाती थीं कि वो कितना अकेला है और कितना बेबस। जरा इस एक लाइन को सुनिए, इसमें हैरी की पूरी बेबसी छिपी हुई है। ये बात सिर्फ भूख की नहीं है, ये उम्मीद के टूटने की बात है। ये इस सच्चाई को मान लेने जैसा है कि शायद अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन कैद की इन दीवारों के अंदर भी हैरी एक और जंग लड़ रहा था, एक ऐसी जंग जो शायद ज्यादा मुश्किल थी, अपने ही दिमाग के अंदर। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे और दोनों ही भयानक। या तो वो अपनी आज़ादी के लिए जादू का इस्तेमाल करे और हॉगवर्ट्स से निकाले जाने का खतरा उठाए, या फिर चुपचाप ये सब सहता रहे और धीरे धीरे अंदर से टूट जाए। मतलब हैरी के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई।
जब किसी से उसका एकमात्र हथियार छीन लिया जाए तो क्या बचता है? हैरी के लिए सिर्फ डर बचा था, ये डर कि उसे भुला दिया जाएगा, कि वो यहीं इसी कमरे में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। ये जो सपना था ना, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो हैरी के अंदर के डर का आईना था। ये उसके सबसे गहरे डर को सामने ला रहा था कि वो एक अजूबा है, लोगों के लिए बस एक तमाशा और आखिर में बिल्कुल अकेला। पर जैसा कि कहते हैं, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है, और हैरी के लिए उम्मीद की वो किरण उसकी खिड़की पर ही दिखाई दी। अचानक सन्नाटा टूटा। कमरे में ऐसा लगा जैसे कोई और भी है। हैरी ने अपनी आंखें खोलीं और बाहर से आ रही चांद की रोशनी ने एक ऐसा राज खोला जो सब कुछ बदलने वाला था। सलाखों के दूसरी तरफ से 2 आंखें उसे घूर रही थीं। कौन हो सकता था? कोई दोस्त या कोई दुश्मन या कुछ और ही? वो रॉन वीजली था। बस एक नाम, एक चेहरा, और एक ही पल में सारी निराशा उम्मीद में बदल गई। दोस्ती ने कैद की उन लोहे की दीवारों को तोड़ दिया था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब परिवार ही जेल बन जाए तो आज़ादी कहाँ मिलती है? हैरी की कहानी बताती है कि कभी कभी जो परिवार हम चुनते हैं वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होता है। जब अपने ही कैद कर लें तो दोस्त ही आज़ादी बनकर आते हैं।